द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक जासूस की तरह सैमाई होटल्स की हालिया अर्निंग्स कॉल के पन्नों को पलटेंगे। सतह पर तो सब कुछ शानदार दिखता है, बड़े बड़े आंकड़े, बढ़ता हुआ मुनाफा। लेकिन जब आप गौर से देखती हैं तो एक छोटा सा नियम, जीएसटी का एक बदलाव, कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आता है। बिल्कुल। हमारे पास 29 जनवरी 2026 को हुई सैमा होटल्स की Q3 अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि कंपनी ने कितने पैसे कमाए, बल्कि ये पता लगाना है कि क्या कंपनी इस नई चुनौती से पार पा पाएगी और क्या उनके भविष्य के बड़े बड़े प्लान वो सिर्फ कागजी हैं या हकीकत बन सकते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले उन शानदार आंकड़ों की बात करते हैं जिन्होंने पहली नज़र में सबका ध्यान खींचा। कैसा रहा तिमाही का प्रदर्शन? पहली नज़र में तो प्रदर्शन बहुत ही मजबूत है। कंपनी की जो कुल आय है वो 16% बढ़कर 342 करोड़ रुपए हो गई है। 16%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, किसी भी इंडस्ट्री में एक तिमाही में 16% की बढ़ोतरी एक बहुत अच्छी खबर मानी जाती है। और मैंने एक शब्द देखा, रेव पार, मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। ये 13% बढ़कर 5,643 रुपए हो गया है। अब ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रेवपार का बढ़ना सिर्फ ये नहीं बताता कि होटल के ज्यादा कमरे भर रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कंपनी हर एक उपलब्ध कमरे से ज्यादा कमाई कर रही है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये उनकी प्राइसिंग शक्ति यानी प्राइसिंग पावर को दिखाता है। साफ है कि बाजार में मांग इतनी अच्छी है कि वो न सिर्फ कमरे भर पा रहे हैं बल्कि उनकी बेहतर कीमत भी वसूल पा रहे हैं। और ये सब तब हुआ जब दिसंबर में एक बड़ी भारतीय एयरलाइन के साथ कुछ परिचालन संकट चल रहा था। उसका असर तो पूरे यात्रा उद्योग पर पड़ा होगा। बिल्कुल। उस संकट ने यकीनन यात्रा योजनाओं में काफी उथल-पुथल मचाए। इसके बावजूद ऐसे नतीजे देना ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के लचीलेपन और मजबूती को दिखाता है। सही। ये बताता है कि उनका बिजनेस किसी एक घटना से आसानी से पटरी से नहीं उतरता। अच्छा, कमाई तो ठीक है, लेकिन अक्सर बड़ी कंपनियों पर कर्ज का बोझ भी बहुत होता है। यहाँ क्या स्थिति है? ये एक और मजबूत पहलू है। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी पर 1,450 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्ज था। लेकिन जो आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण है वो है नेट डेट टू ईबीटीए अनुपात। ईबीडीए, हाँ, ये शब्द बार बार आता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे आप कंपनी की ऑपरेशनल कमाई कह सकते हैं। मतलब वो मुनाफा जो कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से कमाती है, ब्याज और टैक्स से पहले। हाँ, ब्याज, टैक्स और डिप्रिसिएशन जैसी चीजों से पहले। तो नेट डेट टू ईबीटीए अनुपात ये मापता है कि कंपनी अपनी एक साल की ऑपरेशनल कमाई के मुकाबले कितना कर्ज में है। अच्छा। और यहाँ ये 3 एक्सपर्ट स्थिर था, जो दिखाता है कि कंपनी अपने कर्ज के बोझ तले दबी नहीं है। और यही स्थिरता उन्हें भविष्य में 1900 नए कमरे जोड़ने की हिम्मत और वित्तीय ताकत देती है, बिना अपनी बैलेंस शीट को जोखिम में डाले। तो आंकड़े तो वाकई शानदार हैं। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी तो एक शब्द बार बार सामने आ रहा था, जीएसटी। ऐसा लगा जैसे एक शानदार पार्टी चल रही हो और किसी ने अचानक आकर बत्तियां जला दी। आखिर ये जीएसटी का मामला है क्या जो मैनेजमेंट की नींद उड़ाए हुए हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जीएसटी नियमों में हुआ बदलाव इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे जटिल मुद्दा था। खास तौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी को लेकर हुए बदलावों ने कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर डाला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाती हैं। ठीक है। आप जो आटा, चीनी और दूसरी सामग्री खरीदती हैं उस पर कुछ टैक्स देती हैं। हाँ। जब आप अपनी ब्रेड या केक बेचती हैं तो ग्राहक से जीएसटी वसूलती हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि आप ब्रेड पर वसूले गए कुल टैक्स में से वो टैक्स घटा सकती हैं जो आपने आटा, चीनी पर पहले ही दे दिया है। इससे आपकी लागत कम हो जाती है। समझ गए। तो अब होटलों के लिए क्या बदल गया है? सरकार ने कहा है कि जिन होटल के कमरों का किराया 7,500 रुपए प्रति रात से कम है, उन पर होटल अब इस आईटीसी का फायदा नहीं उठा सकते। ओह। इसका सबसे ज्यादा असर मिड स्केल होटलों पर पड़ा है, जहां ज्यादातर कमरे इसी दायरे में आते हैं। अब उन्हें अपनी सेवाओं पर इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे लॉन्ड्री, खाना बनाने का सामान, इन पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यह सीधे सीधे उनकी लागत बढ़ा देता है। और इसका असर आंकड़ों में कितना बड़ा है? काफी बड़ा। अगर आप देखें तो कंपनी की रिपोर्टेड ईबीटा ग्रोथ 13.2% थी। लेकिन अगर इस जीएसटी के असर को हटा दिया जाए तो असल ग्रोथ 19.2% होती। अरे वाह, मतलब लगभग 6% का सीधा सीधा नुकसान। ये तो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो
कंपनी का मैनेजमेंट इस बारे में क्या कह रहा है? जाहिर है वो इसे एक बड़ी समस्या मान रहे होंगे। दिलचस्प बात यह है कि मैनेजमेंट इसे एक अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म प्रभाव बता रहा है। लेकिन ये तो हर कंपनी कहती है जब कोई बुरी खबर आती है। क्या उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ एक उम्मीद भरी बात है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उनके पास दो मुख्य तर्क हैं। पहला, उनका मानना है कि मजबूत मांग के चलते वो इस बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा ग्राहकों पर डाल पा रहे हैं। अच्छा, मतलब दाम बढ़ाकर? हाँ, एक तरह से। और दूसरा, जो ज्यादा मजबूत तर्क है, वो ये है कि कंपनी की जो नई इन्वेंट्री आ रही है, मतलब जो नए होटल बन रहे हैं, वो ज्यादातर अपस्केल सेगमेंट में है, जहां कमरों का किराया 750 रुपए से ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो भविष्य में उनके ज्यादातर कमरे इस नियम के दायरे से बाहर होंगे। इस ट्रांसक्रिप्ट में एक और बड़ी पेचीदा बात लिखी थी कि ये असर प्रति होटल नहीं बल्कि प्रति कमरे की बिक्री पर होता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरे, ये तो बड़ी गहरी बात है। तो इसका मतलब एक JW मैरियट जैसे महंगे होटल में भी अगर किसी वजह से एक रात के लिए कमरा डिस्काउंट पर मान लीजिए 7,000 रुपए में बिका, तो उस एक खास बुकिंग पर कंपनी को टैक्स का नुकसान होगा। बिल्कुल सही। हर एक बुकिंग, हर एक ट्रांजैक्शन को इस नियम के हिसाब से देखना होगा। ये उनके अकाउंटिंग सिस्टम के लिए एक जटिल काम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैनेजमेंट का मानना है कि मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ के चलते अगले 1 या 2 क्वार्टर में ये मार्जिन दबाव भी कम हो जाएगा। तो इस GST की पहेली के बावजूद कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वो तो भविष्य के लिए और भी बड़े दांव लगा रही है। हाँ, उनका लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। कंपनी ने 2030 तक 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का टारगेट रखा है। 3,000 करोड़, ये तो उनके मौजूदा रेवेन्यू से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। जी हाँ। और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सिर्फ कीमतें बढ़ाकर तो ये मुमकिन नहीं होगा। रास्ता है विस्तार। कंपनी के पास विकास के लिए 1900 कमरे तैयार हो रहे हैं। 1900 कमरे? हाँ, जिनमें से 1450 कमरे उनके पोर्टफोलियो में बिल्कुल नए जुड़ेंगे। ये सिर्फ कमरे नहीं हैं, ये कंपनी के भविष्य की नींव है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विस्तार सिर्फ आकार में बड़ा होने के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतर होने के बारे में है। गुणवत्ता से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि इन नए कमरों के साथ कंपनी का जो राजस्व मिश्रण है, वो अपस्केल और अपर अपस्केल सेगमेंट की ओर झुक जाएगा। अच्छा? आज उनके कुल राजस्व का लगभग 42% इन महंगे सेगमेंट से आता है, जो इस विस्तार के बाद बढ़कर लगभग 60% हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कमाई की गुणवत्ता में सुधार। बिल्कुल। प्रीमियम होटलों से ज्यादा स्थिर और मजबूत आमदनी होती है, जिस पर छोटी मोटी बाजार की उथल-पुथल का असर कम होता है। क्या हमारे पास इन योजनाओं के कुछ ठोस उदाहरण हैं? कोई प्रोजेक्ट जो चल रहा हो? बिल्कुल है। जैसे हैदराबाद में 170 कमरों वाला W होटल, जो एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है। हाँ। उसका डिजाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। या फिर बैंगलोर के व्हाइटफील्ड में 220 कमरों वाला वेस्टर्न होटल, जहां पुरानी इमारत को गिराने का काम भी शुरू हो गया है। मैंने बैंगलोर के ट्रिनिटी होटल के बारे में भी पढ़ा। वो तो एक शानदार केस स्टडी लग रही है। वो वाकई एक बेहतरीन उदाहरण है। जब से मैरियट ने उसका मैनेजमेंट संभाला है, होटल का राजस्व 50% से ज्यादा बढ़ गया है। 50%? हाँ, और कमरों के रेट लगभग 2 गुने हो गए हैं। ये दिखाता है कि एक अच्छे ब्रांड और मैनेजमेंट के साथ वो एक सामान्य प्रॉपर्टी को सोने की खान में बदल सकते हैं। सही बात है। अब कंपनी उसमें 70-80 करोड़ रुपए का और निवेश कर रही है, ताकि उसे मैरियट के प्रतिष्ठित ट्रिब्यूट कलेक्शन का हिस्सा बनाया जा सके, जो उसे और भी प्रीमियम बना देगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा विस्तार, इतने सारे नए होटल, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या वो और ज्यादा कर्ज ले रहे हैं? नहीं, और यही उनकी रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा है। कंपनी ये सारा विकास अपने आंतरिक कैश फ्लो, मतलब अपने ही मुनाफे से? हाँ, अपने बिजनेस से कमाए गए मुनाफे और कैपिटल एफिशिएंट वेरिएबल लीज मॉडल के जरिए फंड कर रही है। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट पर कोई खास दबाव नहीं पड़ेगा, जो निवेशकों के लिए हमेशा एक अच्छी खबर होती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, कमरे बनाओ, उन्हें भरो। लेकिन अब जो बात सामने आई उसने मुझे सच में चौंका दिया। पता चला कि उनकी असली कमाई का राज कमरे बनाने में नहीं, बल्कि साल के कुछ खास दिनों में छिपा है। हाँ, कंपनी की एक रणनीति है जिसे वो डिमांड कंप्रेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। इसका सीधा सा मतलब है कि साल के कुछ खास दिनों या हफ्तों में मांग बहुत ज्यादा एक जगह केंद्रित हो जाती है। जैसे दिवाली,
या क्रिसमस की छुट्टियों में, या किसी शहर में कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो या फिर वर्ल्ड कप का मैच हो, इन दिनों में अचानक से उस शहर के अच्छे होटलों की मांग आसमान छूने लगती है। और उनके पास इसे साबित करने के लिए आंकड़े भी हैं। पिछले 9 महीनों में लगभग 30% दिन ऐसे थे जब उनके होटलों में 90% से ज्यादा कमरे भरे हुए थे। सही, यानी साल का लगभग 1/3 हिस्सा ऐसा था जब उनके होटल लगभग पूरी तरह बिक चुके थे। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। बिल्कुल, इन ज्यादा मांग वाले दिनों में कंपनी अपनी प्राइसिंग को पूरी तरह बदल देती है। वो डायनामिक प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मांग के हिसाब से दाम ऊपर नीचे करना। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट्स में एक उदाहरण दिया गया है। जब एक होटल सामान्य दिनों में 70% भरा होता है तो कमरे का औसत रेट 6,826 रुपए हो सकता है। लेकिन जब वही होटल 90% से ज्यादा भर जाता है तो रेट बढ़कर 7,500 रुपए तक पहुंच जाता है। और ये तो सिर्फ औसत है। कॉल में ये भी बताया गया कि बैंगलोर में किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कमरा 30,000 रुपए या 35,000 रुपए प्रति रात में भी बिक सकता है। जी, ये दिखाता है कि पीक डिमांड पर उनकी दामकरण शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी साल दर साल वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा इन कुछ खास दिनों की कमाई को अधिकतम करने से आता है। बिल्कुल, ये केवल हर दिन कमरे भरने का खेल नहीं है। ये सही समय पर, जब मांग चरम पर हो, तब सही कीमत वसूलने का विज्ञान है। और जो कंपनी इस विज्ञान को समझती है वो बाजार में हमेशा आगे रहती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें आज की इस पूरी बातचीत को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, कंपनी का प्रदर्शन बाहरी चुनौतियों के बावजूद बहुत मजबूत है, जो उनके बिजनेस की बुनियाद की मजबूती दिखाता है। दूसरी बात, जीएसटी एक बड़ी और जटिल चुनौती है, लेकिन लगता है कि मजबूत मांग और अपनी कीमतों को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण कंपनी इसे अच्छी तरह से संभाल रही है। तीसरा, उनकी भविष्य की रणनीति बिल्कुल साफ है। प्रीमियम और अपस्किल सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करो। इससे न केवल कंपनी का आकार बढ़ेगा बल्कि कमाई की गुणवत्ता में भी जबरदस्त सुधार होगा। और आखिर में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उनकी सफलता का एक बड़ा राज है उनकी स्मार्ट प्राइसिंग रणनीति। हाँ, डिमांड कंप्रेशन को समझकर और उसका लाभ उठाकर वे साल के कुछ खास दिनों में अपनी कमाई को अधिकतम करते हैं। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि कंपनी सिर्फ होटल नहीं चला रही बल्कि डेटा और रणनीति की एक बहुत ही सोची समझी मशीन चला रही है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है। हमने देखा कि सैमी जैसी कंपनी छुट्टियों और बड़े आयोजनों जैसी पूर्वानुमानित मांग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, लेकिन उसे अप्रत्याशित घटनाओं से भी निपटना पड़ता है। सही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा व्यवसाय जो लंबी अवधि की योजना पर टिका है, वो एक ऐसे उद्योग में कैसे आगे बढ़ता है जहां एक ही रात में सब कुछ बदल सकता है। योजना और अनुकूलनशीलता के बीच ये संतुलन कितना महत्वपूर्ण है।